और चलिए बात बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की तरफ से मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए जाने का दावा किया गया। इन हमलों के बाद रूस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। खार्किव में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद कई जगहों पर धमाकों और आग लगने की खबरें सामने आई हैं। इस हमले में कई लोगों की मारे जाने की बात कही जा रही है। यानी एक तरफ मॉस्को की ओर ड्रोन की बौछार, दूसरी तरफ खार्किव में रूसी मिसाइल्स की मार। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ से लगातार हमले तेज होने के बीच अब सवाल यही है कि क्या जंग का यह नया दौर और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मॉस्को से खार्किव तक आसमान में ड्रोन और मिसाइल्स की गूंज ने एक बार फिर से युद्ध की भयावता बढ़ा दी है। तो बड़ी जानकारी बता रहे, रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा भीषण अटैक। पिछले 24 घंटे में बरसाए गए 800 से ज्यादा बॉम्ब। मॉस्को और आसपास के शहरों में भारी नुकसान की खबर आ रही है। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन का हमला, तो रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन की तरफ से भी हमला किया गया है। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है और जाहिर है सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि आखिर पहले झुकेगा कौन, क्योंकि जो भी समझौते की बात करेगा निश्चित तौर पर एक इंप्रेशन जाएगा कि ये देश जो है जाहिर है अब सैन्य प्रदर्शन के या फिर कहें कि सैन्य संघर्ष के मूड में नहीं है। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके के करके तारुफ करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साहे रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मनोज कुमार भू राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुख साहिब साहब का कर लेते हैं। साहिब साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। और कैसे देख रहे हैं स्थिति को? लगातार हम देख रहे हैं रूस कर रहा है, फिर यूक्रेन कर रहा है, और ये जो सिलसिला है ये बदस्तूर जारी है। जैन मोनिका, ये दोनों ही नेशंस इस समय, मैं तो पिछले 1 साल से बोलूंगा, लेकिन खास करके जब से ईरान और अमेरिका का सीज फायर हुआ है उसके बाद से एस्केलेशंस बढ़े हैं। ऑब्वियस रीजंस हैं कि यूक्रेन को कुछ महीनों के लिए जो मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई रोकनी पड़ी थी अमेरिका को, क्योंकि वो ईरान में एंगेज थे, उनकी जरूरत थी, वो वापस से शायद उन्होंने कुछ ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स देने शुरू किए हैं। कल मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 22 बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री हार्डवेयर पिछले 2.5-3 सालों में यूक्रेन को अमेरिका ने दिया है। आप इमेजिन कीजिए वॉल्यूम कितना उन्होंने सप्लाई किया है जस्ट टू काउंटर रशियन अटैक्स। एक दूसरा, एक बड़ी खास बात इधर ये हुई है कि जब से वो पेट्रियट के बारे में यूएसए ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कीव को बोला था कि आप अंडर लाइसेंस बना सकते हैं, और विद इन फ्यू आवर्स, 1 या 2 दिन में उसको वापस से रिकॉइल कर लिया कि अभी हम पेट्रियट के बारे में कोई लाइसेंसिंग कीव की नहीं करने वाले हैं, अभी वो नहीं बना सकते हैं। तो अपेरेंटली अमेरिका में अपनी तरफ भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी से जूझ रहा है, ईरान के गल्फ स्टेट्स पे किए गए हमलों में अमेरिका खुद ही जूझ रहा है। ऐसे वक्त में अपेरेंटली पेट्रियट के बनाने वालों ने बोला होगा कि अभी हम कीव में कुछ भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। कल की एक बीबीसी की रिपोर्ट में, जो कि बाद में शायद CNN पे भी चली, उसमें ये दिखाया गया ऑन वीडियो सिंसियर जर्नलिज्म के तहत कि कीव के आसपास पेट्रियट्स की, मतलब सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल्स की बैटरीज खाली पड़ी थी। लॉन्चर्स थे लेकिन उसमें मिसाइल्स नहीं थी, जंगलों में छिपा के रखी गई। बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ये मिसाइल्स लगाई गई थी कि रशिया से होने वाले हमलों को काउंटर करेंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी हो जाने की वजह से रशिया जो कीव के आसपास या पूरे यूक्रेन में अटैक्स कर रहा है, वो अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। 70 to 80% टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, जो कि सीज फायर ऑफ यूएस ईरान से पहले 10-15% टारगेट्स हिट हो रहे थे मेजर मिसाइल से, रशियन मिसाइल से, और बाकियों को एयर डिफेंस सिस्टम से काउंटर कर दिया जाता है, स्पेसिफिकली अगर हम पेट्रियट की बात करें। सिमिलरली, सरप्राइजिंगली, ये जो न्यूज चल रही है कि यूनाइटेड किंगडम्स ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है कीव को, और इस ड्रोन का बहुत मेजर यूटिलाइजेशन फॉर अटैकिंग, नॉट फॉर डिफेंडिंग, नेचुरली वो कीव कर रहा है टुवर्ड्स मॉस्को, डीप पेनिट्रेशन टुवर्ड्स मॉस्को, मतलब 1000 किलोमीटर से ज्यादा कीव अंदर जाके, और रशिया को हिट कर रहा है। और इसमें से कई ड्रोन सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि रशिया का भी अब ये लग रहा है, हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई ऑफिशियल, कि उनका भी एयर डिफेंस सिस्टम के एम्यूनिशंस कम हो गए हैं या खत्म हो गए। इसीलिए रशिया ने एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड वार्निंग इशू की है यूरोपियन यूनियन के लिए इन जनरल और इंग्लैंड के लिए खास करके, कि आप ड्रोन सप्लाई टू यूक्रेन बंद कीजिए, नहीं तो हम बहुत मेजर एक्शन लेंगे।
तो ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है, बिकॉज इन दोनों वॉर्स में मोनिका जी। ड्रोन्स हैव कम आउट टू बी अ मेजर मेजर इशू। बहुत छोटे, बहुत सस्ते, वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर एंड पोटेंशियल टू डैमेज स्मॉल गुड टारगेट्स विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड और विदाउट गेटिंग कॉर्नर्ड। क्योंकि ये ड्रोन्स जा रहे हैं तो अब मेजर देश या मेजर यूएस मिलिट्री बेसिस अपने मेजर पेट्रियट सिस्टम या उस तरह के ग्राउंड टू एयर सिस्टम्स को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे सिस्टम्स होते हैं और एक छोटा सा ड्रोन है तो ये इंपैक्ट होने दे रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है अब ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। दोनों के टारगेट फोल्डर्स अब चेंज हो गए हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं रहे, मिलिट्री नहीं रहे। यूक्रेन के सिविलियन टारगेट्स को रशिया हिट कर रहा है और रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को, पावर जनरेटिंग प्लांट्स को, और अब तो वहां का जो रशियन अमेजन बोलते हैं उसके स्टोर हाउसेज, मतलब जनरल जो आदमियों के इस्तेमाल के सामान का सप्लाई चेन है, उसको भी यूक्रेन हिट कर रहा है रशिया में, जो कि एक वॉर क्राइम है और ये जेलेंस्की को बहुत महंगा पड़ेगा। जी मोनिका। बिल्कुल। जंग के बीच अमेरिका फिर बना यूक्रेन का मददगार। जिस तरह की जानकारियां आ रही है, यूक्रेन को खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहा है अमेरिका। खुफिया जानकारी के जरिए जाहिर है आक्रामक हो चुका है यूक्रेन। रूस के महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। तो लगातार रूस पर अटैक जो है वो यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, जैसे कि अभी साहिब साहब कह भी रहे थे कि पिछले दिनों ज्यादा आक्रामक हुआ है यूक्रेन, और हमने देखा भी है वो अग्रेशन यूक्रेन का नजर आ रहा है। और इन सब के बीच एक रिपोर्ट भी हम देख रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के जो हथियारों के जखीरे हैं वो अब बहुत सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए। फिर उसके बाद यूएसएस वाशिंगटन की प्लेसमेंट का भी जिक्र हो रहा था कि आपने प्रशांत सागर से निकालकर ईरान की तरफ मोड़ दिया है, यानी कि बहुत क्रंच में अभी अमेरिका चल रहा है। लेकिन क्या ये माने कि सारा फोकस अब अमेरिका का यूक्रेन की तरफ हो गया है, ईरान को भी छोड़कर, और चाइना भी उससे कोई बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है? देखिए मोनिका जी, ये अमेरिका की एक मैं कहूंगा पॉलिसी पैरालिसिस है। उनको उनकी पॉलिसी में ही लकवा मार गया। सीधे सीधे मैं तो ये कहूंगा कि एक युद्ध को ये खत्म नहीं कर पाया, उसको एक कहते हैं ना लाद देना पूरी दुनिया पे, और 4 साल से चल रहा है। ऑब्वियसली यूक्रेन के पास ऐसी ताकत कभी नहीं थी कि रूस के आगे वो टिक भी सके, लेकिन अभी 4.5 साल से यूक्रेन टिका हुआ है। दैट शोज कि अमेरिका और नेटो और यूके, इनके बिना तो वो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। और इस उतना ही नहीं, उसके अलावा जो E3 जिसको कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो 3 मेजर हैं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये खुल के साथ दे रहे हैं। चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो, हथियारों की बात हो, ड्रोन्स की बात हो, मिसाइल की बात हो, और अन्य टेक्नोलॉजी भी। यहां तक कि स्टारलिंक जैसे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को खुल के प्रोवाइड किया गया। तो बिना अमेरिका के और नेटो के सपोर्ट के यूक्रेन टिक नहीं सकता। दूसरी तरफ ये राष्ट्रपति ट्रंप तो ये अब खुल के आ रहा है कि वो चाहते ही नहीं कि दुनिया में कोई शांति से रहे। एक तरफ यूक्रेन, रूस को उन्होंने लड़वा दिया, हथियार सप्लाई करके उसको और बढ़ाते रहे, और उसको बंद करने की बजाय अगर इनकी मंशा होती बंद करने की तो उसको रोक सकते थे। यूक्रेन की से भी उनके अच्छे रिलेशन है, और पुतिन से कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के तो डायरेक्ट और बहुत अच्छे रिलेशन, और कई बार उनकी आपस में मीटिंग भी हो चुकी है। तो एक तरफ वहां से कह लीजिए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके उन्होंने डिस्टेबलाइज किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को भी। दूसरी तरफ उन्होंने वहां बिना कुछ केयर किए ना यूक्रेन को रुकने दिया, ना उसको जमने दिया, चले आए ईरान की तरफ। और ईरान में देख लीजिए पिछले 6 महीने से क्या तमाशा हो रहा है। इनकी पूरी मंशा है कि ये अमेरिका का प्रभुत्व बढ़े, क्योंकि जिस तरह से रूस, चीन और भारत जैसे इकोनॉमी कह लीजिए उभर रहे थे, बहुत अच्छे से राइज कर रहे थे, ईरान अमेरिका को शायद नागवार गुजरा, और इस तरह की उसने एक नीति अपनाई जिसमें खुद अब वो फंस गया है निकलने की। अब देख लीजिए ईरान से भी अमेरिका की छटपटाहट है, लेकिन चाह के भी निकल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ रूस को भी इंगेज करके उसने जो कोशिश की थी कि अमेरिका का प्रभुत्व बढ़े, लेकिन वहां भी अमेरिका कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज जी, अमेरिका फंसता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार यूक्रेन को मदद मुहैया करवा रही है, चाहे इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हथियारों की बात करें, तो वैसे तो जाहिर है यूक्रेन भी किसी भी तरह से हल्का नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है, ऐसे तो फिलहाल सिनारियो नहीं है कि आने वाले दिनों में भी ये जो युद्ध है
ये शांत होने वाले इस फ्रंट पर, और यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है। सही बात है। जिस तरह से वार्ता होनी चाहिए रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इंडिफिनिट वे में जो है ये वार चलते रहेगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन नेशन, जो खास करके इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस, ये ऐसे कंट्रीज हैं, वो किसी न किसी रूप में जो है बहुत ज़्यादा आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। और हमको लगता है कि इतिहास में कुछ ऐसे शासनाध्यक्ष होंगे जो अपने लोगों को किस तरह से या डिस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाएगा, ये जेलेंस्की को जो है वर्ल्ड याद रखेगा। कि वो जिसका कोई गोल, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वार में जो है वो यूक्रेन किसी न किसी रूप में जीतेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक यूरोपियन नेशन का या नाटो कंट्रीज का एक मोहरा बना हुआ है और अपने ही लोगों को क्षति पहुंचाया जा रहा है। और देख रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से जब भी हमला होता है तो वहाँ के लोग, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। एक हम लोगों ने एक वीडियो भी आया था कि एक आदमी अपने शॉप के बाहर था और उसमें ड्रोन आ गया, और वो ड्रोन लगभग आधा एक घंटा तक वेट किया। जब वो आदमी फिर से बाहर निकला तो फिर अटैक हो गया, इससे उससे इंजरी हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो है इस वार में यूज हो रहा है। और जिस तरह से ब्रिटेन ने आर्म्स सप्लाई किया है और रशिया ने इसको एलिगेशन भी लगाया कि आपने जो ये ड्रोन या और जो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि यूके का ये कहना है कि 100% जो है यूक्रेन को हम समर्थन देंगे। और हालांकि यूरोपियन नेशन को भी जो है कंपेल करना चाहिए या अमेरिका सब मिल करके कि एक वार्ता तो शुरू हो। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जिस तरह से ट्रम्प का हालांकि बीच बीच में स्टेटमेंट आते रहता है कि वर्ल्ड में हम पीस लाएंगे, चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो। मनोज जी, लेकिन क्या लगता है कि क्या किसी की नियत ही नहीं है कि ये युद्ध जो है खत्म हो? इसमें ये लग रहा है कि किसी न किसी रूप से रशिया को और कितना कमजोर किया जाए। लेकिन रशिया एक वन ऑफ द पावर रहे हैं और स्वाभाविक है कि आर्म्स की अगर बात करें, डिफेंस की अगर बात करें, तो अभी भी जो है वो पावरफुल कंट्री है। तो उनको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा क्षति जो है वो यूक्रेन को ही होना है इस युद्ध में। लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इससे जो है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो भी रशिया से तेल खरीदेगा उस पर सेक्शन लगाएंगे, और लगा भी दिया है। तो किसी न किसी रूप में वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, वो रशिया को कमजोर और करना चाहता है ताकि एक पावर जो है वो उनके सामने खड़ा न हो जाए। हालांकि चाइना के प्रति ट्रंप हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, उनके प्रति को खास एडवर्स स्टेटमेंट या उनका ये जो सोच है वो नहीं है। लेकिन रशिया के प्रति है। और किसी जर्मन से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, चाइना आगे बढ़ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रशिया को और हम कमजोर करना चाहेंगे। तो एक लोगों में भी एक भावना है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो चाहे अमेरिकन हो, कि रशिया को और कमजोर किया जाए। ठीक है, यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फिडोरोव का एक स्टेटमेंट बता देते हैं जो कि सामने आया है। रूस का मकसद केवल हमारी जमीन कब्जा करना नहीं है, रूस का मकसद कुछ और है। रूस का मकसद है यूक्रेनी सत्ता को खत्म करना। रूस को बताना होगा कि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं, यूक्रेनी लोकतंत्र क्रेमलिन की मर्जी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट आया है मिखाइलो फिडोरोव का, यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री हैं। और साई साहब, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के जरिए यूक्रेन की तरफ से ये भी बताने की कोशिश की ये लड़ाई वर्चस्व की नहीं, ये लड़ाई अस्तित्व की है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है मोनिका कि यूक्रेन में भी एक हिस्सा जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसके खिलाफ है अच्छा खासा। और ये आपकी न्यूज रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, जैसा कि ये सेकंड कर रहे हैं एक्स मिनिस्टर, कि रशिया का एक एजेंडा ये हो सकता है जेलेंस्की को अपदस्थ करना। और क्या इसमें वो सक्सीड कर रहे हैं? बहुत स्लोली लेकिन स्टेडिली। पिछले 15 दिनों में जेलेंस्की ने अपने इंटरनल बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं और उन्होंने चुपचाप, क्योंकि वहां पे मीडिया पेनिट्रेशन काफी कम हो गया, फोकस हटा हुआ है, उन्होंने अपने कुछ मेजर मिनिस्टर्स को रिप्लेस किया है और कुछ ने अपनी नाराजगी जाहिर की है रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द वॉर। तो यूक्रेन में एज इट इज मैं एक यूक्रेनियन इंडिविजुअल को इंटरव्यू कर रहा था फॉर सम काउंटर इंटेलिजेंस पर्पसेस, और उसमें मुझे मैंने करीब 2 घंटे की इस इंटरेक्शन में काफी डीप रूटेड हेट्रेड है इनके दिलों में
रशियन एग्रेशन को लेकर। मतलब दे डोंट वांट टू सी द रशियंस। हमको कई बार लगता है कि ये वॉर शायद ट्रंप ने टेक ओवर के समय बोला था कि हमने एक दिन में रुकवा देंगे रशिया यूक्रेन वॉर, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफी हेट्रेड है आपस में। लेकिन एक अच्छा धाड़ा चाहता है कि जेलेंस्की ना रहे और रशिया थ्रू केजीबी उनको पुश कर रहा है टू कम टू द फोर फ्रंट। एक मेजर इशू ये है डेफिनेटली मोनिका कि इन दोनों मेजर वॉर्स में एक जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ पड़ा है। रशिया यूक्रेन डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ईरान अमेरिका डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मेजर चैलेंज दिखता है मुझे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फेल कर चुका है, वो एजेंडा बेस्ड है। अचानक उसको कोई स्टेट मूव करता है कि इसको कंडेम कर दो तो कंडेम कर देते हैं, बट अदरवाइज प्रैक्टिकली वो टूथलेस हो गए। तो यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में सिर्फ वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, और डायरेक्ट वॉरिंग पार्टीज आपस में बात नहीं कर रही। ऐसे में ग्लोबल लीडर्स को ये समझना पड़ेगा मोनिका कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच इन डिप्लोमेसी। किसी न किसी ट्रंप जैसे स्टेटमेंट्स देते हैं, वो जग जाहिर है कि वो सिर्फ आग में घी का काम कर रहे हैं। नॉट अ सिंगल सेन स्टेटमेंट बाय दिस गाय इन द लास्ट 4-5 months, erratic statements, एक्सेप्ट एक आधा, एक जी को आप मान सकते हैं, चाइनीज प्रीमियर जी, एक रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव, ही टॉक्स सेंसिबली। पुतिन कभी ठीक बातें करते, लेकिन फ्रांस, इंग्लैंड जितनी मेजर पावर्स होती थी, इनकी लीडरशिप एकदम फ्रैक्चर्ड पड़ी है। दे हैव नो कंट्रोल ऑन देयर कंट्रीज, सो दे विल हैव नो कंट्रोल ऑन द ग्लोबल इश्यूज। और ये बहुत ही ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंज मानता हूं मोनिका मैं इसे। एंड अभी मुझे इन द नियर फ्यूचर कोई ऐसा लाइट नहीं दिख रहा है, एंड ऑफ द टनल, कोई ऐसी रोशनी नहीं दिख रही है जो इन सारे लोगों को बोले कि लेट अस रीग्रुप एंड टॉक, लेट अस नॉट फाइट। जेलेंस्की सिर्फ जिद की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे IRGC सिर्फ जिद की लड़ाई कर रहा है। बोथ दीज फैक्शंस आर लूजिंग द वॉर, अपने लोगों को मरवा रहे हैं, अपनी जमीन हार रहे हैं। रशिया को क्रीमिया ऑलमोस्ट जा चुका है, लेकिन डीप इनसाइड रशिया की सप्लाई लाइन को हिट करना है, उनकी रिफाइनरीज को हिट करना है। फॉर व्हाट गेन? इस हिटिंग से वो क्या गेन करने वाले हैं? उनको टेबल पे बैठ के अपने एक्सेशन का, अपना लैंड मैनेजमेंट कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, कैन वी रियली टॉक? कोई सीज फायर, बट दे आर नॉट टॉकिंग, और सिर्फ मीडिया के थ्रू दे आर गिविंग ऑफेंसिव। या ओके, या मोनिका बिल्कुल, और इससे ऐसा लग भी रहा है कि उनकी इंटेंशन है नहीं, जिस तरीके से वो डायरेक्टली बात नहीं कर रहे। आपने भी जिक्र किया कि डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह, एक और स्टेटमेंट आया है रशिया के विदेश मंत्री का, और उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने वाले हैं। अब इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करें, इसके क्या मायने निकालें, क्या इंटेंशन आपको यहाँ पर नजर आती है रशिया की? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोशिश की नॉर्थ कोरिया को तोड़ने की। जैसा हमने देखा 2018 में, 2019 में 3 बार इनकी डायरेक्ट मीटिंग हुई राष्ट्रपति ट्रंप की नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से, लेकिन कोई उसका हश्र नहीं निकला। इनकी कोशिश थी कि चाइना और नॉर्थ कोरिया और रूस का जो एक एक्सिस एक तरह से बना हुआ है, इस ट्रायंगल को किसी तरह से तोड़ा जाए, और भरसक उन्होंने कोशिश की परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के। वो तो टूटा नहीं, उल्टे 2023 में नॉर्थ कोरिया और रूस का एक एग्रीमेंट हो गया। कह लीजिए वो नेटो जैसा, आर्टिकल 5 जो कहते हैं, उस तरह का एग्रीमेंट है कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ हथियारों से नहीं, सैनिक से भी सपोर्ट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और उसी का हश्र देखिए कि आज नॉर्थ कोरिया खुल के रूस के साथ है, और सैनिक भी सप्लाई कर रहा है, हथियारों की तो सप्लाई कर रहा है। और सरप्राइजिंगली नॉर्थ कोरिया देखिए बहुत ज्यादा ताकतवर होके उभरा है, आर्थिक रूप से भी, और सैन्य क्षमता भी उसकी बढ़ी है। तो अब ये जो एक्सिस बन रहा है, निश्चित रूप से ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा नेटो के लिए, कह लीजिए, या जो यूरोपियन देश हैं उनके लिए। इसीलिए अब देखिए वो खुल के आने लगे हैं। यूके के प्रधानमंत्री जो अभी नए बने हैं, बर्नहम, वो पिछले महीने पहली विजिट उनकी कीव की हुई है, ऑफिशियल विजिट। वो खुल के कह रहे हैं कि यूके का 100% सपोर्ट कीव को है, कीव में विजिट करके। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो आर्म्स एंड एमुनिशन वो सप्लाई कर रहे हैं कीव को, तो वो तो दिखा रहा है कि यूरोप और खास करके यूके, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ पे ऑब्वियसली ये लोग खड़े हैं यूक्रेन के साथ, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूस तो मानेगा नहीं, क्योंकि रूस के लिए एक तरह से कहिए ये नेटो उसके द्वार पे नॉक कर रहा है, तो ये रूस कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा।
और रूस बीइंग अ सुपर पावर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे परमाणु क्षमता की बात की जाए, सैन्य क्षमता की बात की, इतनी कोशिशों के बावजूद जो सोवियत यूनियन का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद भी रूस बहुत ताकतवर है और ये दिखा रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब तो, बल्कि चांसेस ये लगते हैं कि ये वॉर और ज्यादा स्केलेट होगा। जिस तरह से यूरोप खुल के आ रहा है, अमेरिका की मजबूरी है कि उसने एक के बाद दूसरे में जंप कर दिया बिना सोचे समझे। ईरान को सोचा था शायद जैसे वेनेजुएला को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया, लगा कि वैसे ही ईरान को कर लेंगे। वो यहाँ पे जो इसके ऑब्जेक्टिव थे पूरी तरह अमेरिका के फेल हो गए और इसलिए अमेरिका यहाँ उलझ गया है। कोशिश उसकी थी कि रूस को उधर उलझा के ईरान पे कैप्चर कर लेंगे, ईरान में सत्ता चेंज कर लेंगे, लेकिन वो बैकफायर कर गया। कहीं ना कहीं वो उनकी जो रणनीति थी, वो कूटनीति अमेरिका की फेल की है और इससे दुनिया की जो तबाही बर्बादी कह लीजिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, ऊर्जा संकट का हो, खाद्यान्न का हो, फर्टिलाइजर का हो, हर जगह चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। अमेरिका एकमात्र अभी कह लीजिए जो मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है वो अमेरिका बन के उभरा है और इसीलिए उस पे देखिए दुनिया का भरोसा छोड़िए, आप रूस या यूक्रेन या आप कह लीजिए जो भी उसके पार्टनर्स हैं, उसका भी भरोसा अमेरिका से घट रहा है और इसकी वजह से अब दुनिया में ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, नए नए गुटबंदियां हो रही हैं और अमेरिका के अगेंस्ट में ये जा रहा है। ये शायद अमेरिका रियलाइज कर पा रहा है या नहीं कहना मुश्किल है, बट निश्चित रूप से अमेरिका घर के अंदर और इंटरनेशनली ग्लोबली भी कमजोर होता दिख रहा है और ये एडवांटेज टू चाइना। राइट मनोज जी, एक और चीज ये कि हम देख रहे हैं जब ईरान अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है तो जाहिर है क्योंकि हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट की स्थिति देख रहे हैं, बाबल मंडेब की स्थिति देख रहे हैं, तो इम्पैक्ट बाकी देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो ये चाहते हैं कि असल में खासतौर से अरबिक कंट्रीज के ये जो युद्ध है ये बंद होना चाहिए। इस युद्ध के बहुत सारे रिपरकशंस हो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई सिचुएशन रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान नहीं बन रही है कि वहां पर भी इस तरह का जो है एक ऐसा क्राइसिस डेवलप हो जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज को लगे कि अब ये बंद होना चाहिए? क्योंकि हम जो स्थिति देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एस्केलेशन लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और ऐसा कोई फ्रंट नजर नहीं आ रहा जो ये इनिशिएट करे पॉजिटिवली, इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन की युद्ध जो है वो खत्म हो। सही बात है, यूनाइटेड नेशन को जरूर आगे आना चाहिए, हालांकि वो स्टेटमेंट दे करके ही उनका इतना ही अब हैसियत रह गया है कि सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। आज भी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है वार्ता होनी चाहिए। तो रशिया से पिछले 4 साल से जो ये वार चल रहा है, तो इसमें जो है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो चाहते हैं कि हम डेवलप करें, वहाँ के लोग डेवलप हो, विकास हो। इस पे उनको बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिस तरह से ऑयल का प्राइस आने वाले समय में भी राइज होगा, जिस तरह से ट्रेड हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो है इंडिया का भी ट्रेड था और वहाँ से भी जो है व्हीट हो या और कोई इक्विपमेंट्स हो, वहाँ से हम लोग फूड ग्रेन्स हो आता था इंडिया में, तो एक चीप में भी मिल जाता था, और रशिया से भी। तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड जो है बहुत खास करके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही सफ़र करने वाला है और कर भी रहे हैं। और इससे जो है जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों में भी जो इन्फ्लेशन हो चाहे महंगाई हो वो भी फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से इंग्लैंड में जो है पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी चेंज हो गया। तो सब चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन वार जब कंटिन्यू रहेगा तो सभी कंट्री जो है किसी न किसी रूप में जो है एडवर्सली इम्पैक्ट होगा और लोग जो है एक चेंज कोशिश करेंगे। और जहाँ तक अमेरिका की अगर बात करें, एक सुपर पावर अमेरिका का रहा है पिछले 40-50 साल से, अब हम लोग देख रहे हैं कि एक सेक्टेरियन वे में जो कंट्रीज जो है यूनाइटेड हो रहे हैं। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री अब खुद अपना एक डिफेंस पैक्ट जिस तरह से हो रहा है वो खुद ही करेंगे, और हम लोग देख ही रहे हैं कि इंडिया का इस रीजन में जो है एक अलग संबंध यहाँ पे भी बनेगा, और हम लोग यूक्रेन एरिया वाला चाहे रशिया हो, तो इस तरह से जो है वर्ल्ड जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो बादशाही है अमेरिका का वो आने वाले समय में हमको लगता है कि अमेरिकन लोग जरूर रियलाइज़ करेंगे। मे बी आने वाले 5 साल में उनको एक रीथिंक जरूर करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर खास करके सेकेंड टेन्योर रहा
इससे जो वर्ल्ड जो डिस्टेबलाइज हुआ उससे अल्टीमेटली जो है अमेरिका को ही हानि हो रहा है। तो अभी भले रियलाइज ना करें, हालांकि जो एक ग्रेडिंग है डोनाल्ड ट्रंप का, मुश्किल से 34% अब बचा है। 66% लोग अभी भी जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो भी पॉलिसीज रहा है, जो भी उनका जो कंडक्ट रहा है वो वर्ल्ड के प्रति वो, और जो वहाँ पे भी महंगाई या और तरह के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज को उतना एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक न्यू और वर्ल्ड ऑर्डर होगा और अमेरिका को ही लगता है कि ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि जिस तरह से उस चाइना का वर्ल्ड जो ऑर्डर में अप्रोच आपको लग रहा है है। कि अमेरिका की सुप्रीमेसी नहीं होगी उस तरीके से जितनी अभी तक होती आई है। रूस यूक्रेन जंग का विस्तार लगातार जारी है। रूस ने मोल्दोवा पर भी करारा अटैक किया है। S-8000 बैंडरोल क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ है। दक्षिणी पूर्वी मोल्दोवा के तलमाजा के पास ये हमले हुए। यूक्रेन और पोलैंड के बाद तीसरे यूरोपीय देश पर अटैक की जानकारी मिल रही है। साहिब साहब, इस पर एक कमेंट आपका। तो रशिया ने पहले भी वार्न किया था पोलैंड के साथ। इमेजिन कीजिए, वॉर्सो के साथ इनका एक ग्लोबल अम्ब्रेला होता था। पोलैंड वाज द हेडक्वार्टर, और आज की तारीख में इतना डिफरेंशिएट, जब से पोलैंड ने नाटो की तरफ झुकाव शुरू किया था बिफोर ज्वाइनिंग देम, उस वक्त से रशिया इस बात को लेकर खासा नाराज था कि पोलैंड इज बैकस्टैबिंग, और उनका टारगेट अभी प्राइमरी टारगेट में यूके और पोलैंड है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक मेजर डेवलपमेंट जो अभी लेटेस्ट हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, डिफेंसिव एम्यूनिशन की शॉर्टेज की। लेकिन मोनिका, परसों पेंटागन ने रैथियन के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक इतनी मेजर डील साइन करी है, जो आपको पता होगा, वो टोमाहॉक मिसाइल्स 1600 किलोमीटर तक मार करने वाले अटैक मिसाइल्स हैं। ये डिफेंस सिस्टम से ही है, अटैक सिस्टम से, और इनकी एक मेजर डील साइन करी है। ये सिर्फ ईरान में यूज होंगे नहीं, ये यूक्रेन भी जाएंगे। और कितना चेंज किया है इनके वॉल्यूम्स में। 50 to 60 मिसाइल्स पर ईयर टोमाहॉक प्रोड्यूस की जाती थी। नाउ द ऑर्डर इज टू प्रोड्यूस 1000 मिसाइल्स पर ईयर फॉर नेक्स्ट 7 years। आपको ये देखना पड़ेगा, दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि ये सारे दोनों मेजर वॉर्स अमेरिका की मेजर वॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो नहीं पंप कर रहे हैं, बहुत दिनों से यूटिलाइज नहीं हुआ इस तरह के एम्यूनिशन। 1000 मिसाइल्स पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिली है पेंटागन से रेथियन को फॉर टोमाहॉक, विच इज एन अटैक डिफेंस एम्यूनिशन। हम सोच रहे थे कि एयर डिफेंस के पेट्रियट सिस्टम्स लाएंगे, थर्ड नए लाएंगे, लगाएंगे, ठीक है, वो तो कर रहे हैं। 1000 पर साल, मतलब हर रोज 3 मिसाइल्स बनाएंगे। पहले साल में 60 बनते थे। लुक एट द मैट्रिक्स, लुक एट द लेवल, वॉल्यूम्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड। $22 बिलियन का ये एक नया अटैक वेपन सिस्टम्स का पैनिक ऑर्डर्स दिए हैं रेथियन को पेंटागन ने। तो इतना आसान नहीं है ये सोचना कि क्यों नहीं ये वॉर रुक रहा है, क्यों नहीं हम बातें कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत मेजर इकोनॉमिक रीजंस हैं। ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना तो एक कंसेप्चुअल चीज है कि हम डोमिनेट करेंगे कि कौन। फैक्ट तो ये है कि सारे सुपर पावर्स एक्सेप्ट मे बी चाइना, सारे सुपर पावर्स अपने इंटरनल सिविल अनरेस्ट, अपराइजिंग एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन से इतने ज्यादा प्लेग्ड हैं कि वो अब वर्ल्ड के मेजर रूलर्स या रोल प्लेयर्स नहीं हो सकते हैं। दिस इज टाइम फॉर इमर्जिंग इंडिया, दैट इज वन। लेकिन एट द सेम टाइम इनकी वॉर मशीनरी, इनकी जो वॉर इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सारे कांग्रेसेस को, सारे पार्लियामेंट्स को, सारे डिफेंस स्ट्रक्चर्स को इतना पेनिट्रेट कर चुके हैं कि बहुत मेजर प्रोडक्शन, बहुत मेजर, इसको ट्रंप लुक्स एट इट एज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। अरे वॉर की सामग्री बनाकर और उनको एक्सेस यूज करके तुम ना ग्लोबल सेफ्टी, ग्लोबल पीस को चैलेंज कर रहे हो, फिर तुम्हें पीस अवार्ड चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए फॉर पीस। These are all contradictory things. ये साइसा में एक अलग Unfortunately, नजरिया है कि एम्प्लॉयमेंट भी अगर जनरेट करना है तो हथियार निर्मित करो। Oh, this is very unfortunate। और ये एकदम से अनकंट्रोल्ड एक रेडिकल आयन की तरह बात कर रहा है और इसके लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। इनके अपने जो काउंटर्स हैं डेमोक्रेट्स, वो भी इसी में लिप्त हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि 1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट एज इट इज, इनका 13% ऑफ द टोटल जीडीपी रक्षा बजट में जाता है अमेरिका का। 96 या 97 बिलियन का पिछले साल का बजट, विच इज अराउंड 1 ट्रिलियन। अब ये 1.5 ट्रिलियन, 50% इंक्रीज। और वो कांग्रेस में रिपब्लिकन्स और
डेमोक्रेट्स दोनों वोट करेंगे, बिकॉज यही लोग इनको मिड टर्म में, यही लोग इनको 28 की इलेक्शन में फंड करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि रिपब्लिकन्स हैं कि डेमोक्रेट्स हैं। तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर एक लेंस लगाना कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ग्लोबल पीस के लिए वो कैसा खतरा है, ये यूनाइटेड नेशंस, मिस्टर एंटोनियो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो पुर्तगाल, उनको फुटबॉल से शायद फुर्सत नहीं है टू कम आउट एंड टेक अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस कि अमेरिका की वॉर मशीनरी ग्लोबल पीस के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, क्या इस पे कोई व्हाइट पेपर की जरूरत है, डू वी नीड टू चेक दिस, डू वी नीड टू कंट्रोल 1000 मिसाइल्स पर ईयर ऑफ टोमाहॉक सीरीज, जो कि ऑफेंसिव वेपन है, एमुनिशन है, 1600 किलोमीटर तक लो लेवल पे जाके हिट कर सकता है किसी भी टारगेट को, पूरा रशिया कवर करेगा यूक्रेन, और इसका इमीडिएट प्रोडक्शन के लिए बोला गया $22 बिलियन। दिस इज क्रेजी, समवन हैज टू लुक इनटू दिस। क्या हम बैठे बैठे पूरी वर्ल्ड पीस को चैलेंज करने की अमेरिका को ताकत दे सकते हैं? शायद नहीं। वी नीड टू लुक इनटू दिस। जी मोनिका। राइट, एब्सोल्युटली। डॉक्टर सिंह, यूक्रेन और पोलैंड के बाद जैसे कि हम जिक्र करें तीसरे यूरोपीय देश पर अटैक हुआ, इसका जिक्र रशिया पहले भी कर चुका था जब यूक्रेन की तरफ से लगातार अटैक्स हो रहे थे कि अब हम भी जब मारेंगे तो फिर देखेंगे नहीं कि किस देश पर अटैक हो रहा है, जहां जहां भी हमारी लिमिट जाएगी वहां वहां पर अटैक्स होंगे। तो ये संदेश देने की कोशिश भी नेटो कंट्रीज को कि यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद करो, क्योंकि यूक्रेन को लगातार सपोर्ट करोगे तो जाहिर है ये जो अगर हम देख रहे हैं तीव्रता जिस तरीके से बढ़ रही है हमलों की, या फिर कहें कि एस्केलेशन जो हो रहा है ये और होता रहेगा। बिल्कुल, देखिए मोनिका जी, जिस तरह से वॉर फंडिंग हो रही है और यूक्रेन को खास करके यूरोप के देश अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट एक कहती है कि $73 अरब अमेरिका ने हथियार दिए हैं, हथियार दिए हैं यूक्रेन को। दूसरी तरफ नंबर 2 पे जर्मनी है, जो जर्मनी ने लगभग $28 अरब का कह लीजिए वर्थ वेपन दिया है। तीसरा पोजीशन यूके का है जो $18.5 बिलियन, लगभग $18 बिलियन दे रहा है। चौथे नंबर पे डेनमार्क जैसा छोटा देश है जो $12 अरब का हथियार सपोर्ट कह लीजिए यूक्रेन को दे रहा है। तो ये छोटे छोटे भी यूरोप के जो देश आके ऑब्वियसली उनको अपना खतरा लग रहा है रूस से, और चूंकि वो रूस के बॉर्डर एरियाज पे हैं तो उनको ज्यादा खतरा दिख रहा है। लेकिन ये वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको खतरा अब अमेरिका से भी है। अमेरिका भी ग्रीनलैंड को, कनाडा को टेक ओवर करने की बात करता है। तो जो अमेरिका, देखिए दिक्कत है कि कोई स्टेट्समैन लाइक लीडर अमेरिका में है नहीं। बिजनेसमैन अगर लीडर बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, तो वो ट्रांजैक्शनल नहीं होगा, वो तो अपना फायदा देखाएगा और जहां से भी उसको मिले, चाहे वो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं या तेल के कंपनी अमेरिका से, वही फंड करते हैं इलेक्शन को, और वो सबसे बड़े सपोर्टर है ट्रंप के। तो ये कहने का सारा यही है लबोलुबाब की जो अमेरिका में जिस तरह के राष्ट्रपति बने हैं, वो एक तरफ देखिए जितने भी प्रोफेशनल वहां पे लोग होते हैं, चाहे वो उनके विदेश मंत्रालय में कह लीजिए, उनके इंटेलिजेंस में कह लीजिए, उनके कमांडर्स हैं, वॉर के बीच में वैसे लोगों को राष्ट्रपति ट्रंप ने हटाया। 100 से ज्यादा लोग पूरा स्टेट डिपार्टमेंट में इन्होंने अपने लोगों को और ऐसे लोगों को भर दिया है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है फॉरेन पॉलिसी पे। तो नीति निर्धारक जब ऐसे होंगे, जो व्यापारिक ज्यादा होंगे बनिस्बत की वो विदेश नीति के आप कह लीजिए ट्रेंड प्रोफेशनल, तो ऐसे ही होगा। और उसकी वजह से ज्यादा ट्रांजैक्शनल होने का फायदा भी है और घाटा है। फायदा है कि इमीडिएट रन में आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी मिलिट्री के जो वेपन मैन्युफैक्चरर है, जो तेल कंपनियां फायदा तो कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसी एक अमेरिका को कितना कमजोर कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। और कहीं ना कहीं अब मिडिल पावर की जो बात है यूरोप के देश करने लगे हैं, कनाडा जैसे देश करने लगे हैं कि मिडिल पावर जैसे भारत है, ब्राजील है और कई हैं, उनको आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है ये हाई टाइम है कि ऐसे देशों को अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना होगा। लेकिन अमेरिका की नीतियां जिस तरह से रही हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ को खत्म करना हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कह लीजिए, इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम को कह लीजिए, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो संस्थान है या वित्तीय जो व्यवस्था है, उसको भी बहुत कमजोर किया है अपने फायदे के लिए अमेरिका ने। और उसकी वजह से देखिए पर्यावरण पे भी कितना बड़ा असर हो रहा है। तो कहीं भी सॉल्यूशन ओरिएंटेशन जो अमेरिका का होता था पिछले वर्ल्ड वॉर 2 से लेके और समझिए कोल्ड वॉर तक, वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। और उसकी वजह से ये चैलेंजेस, चाहे रूस यूक्रेन वॉर के रूप में देखें, ईरान में देखें, और ये बढ़ ही रहा है। इजराइल जैसे देश भी अब मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका अस्तित्व का खतरा है। तो इजराइल देख लीजिए अब अमेरिका की परवाह नहीं करता। सीरिया में इजराइल ने आज अटैक किया है। तो इस तरह से उसका भी दायरा बढ़ रहा है और दुनिया मुझे लगता है
रीजनल वॉर से वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल। मनोज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी फिलहाल बातचीत का तो कोई यहाँ पर स्कोप नजर नहीं आ रहा। सो ऐसे में ये जो यूक्रेन और रशिया मानकर बैठे हैं कि अगर हम एक दूसरे पर सैन्य दबाव बनाएंगे तो शायद हमारा अपना वर्चस्व कायम रहे। सो ऐसे में इस एस्केलेशन को और किस तरीके से देख रहे हैं? यूक्रेन को तो हम ही देख ही रहे हैं कि कैसे उसको तमाम कंट्रीज जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस कड़ी में रशिया का क्या रोल आपको नजर आता है? क्या रशिया और बड़ा स्टेप ले सकता है? ऐसे स्थिति में हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि दो कंट्री वहाँ पे वार हो रहा है, रशिया हो यूक्रेन हो, लेकिन इसके पीछे जो है कितने कंट्रीज जो सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, चाहे यूरोपियन नेशन हो चाहे अमेरिका हो, तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ पीस टॉक दोनों कंट्री में हो। जब तक जो यूरोपियन नेशन और अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक टॉक नहीं होगा और इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा। और एक मानसिकता क्या है लोगों नॉर्थ में। कोरिया अगर, हालांकि नॉर्थ कोरिया का ऑलरेडी पैक्ट है रशिया के साथ, लेकिन अगर वो अपनी और ज्यादा मदद बढ़ाता है रशिया की तरफ, तब यहाँ पर कुछ और ट्विस्ट आता हुआ नजर आएगा। नॉर्थ कोरिया और चाइना ऑलरेडी रशिया के साथ है ही, और स्वाभाविक है कि वो जितने भी डिफेंस रिलेटेड वो जरूर वो सपोर्ट करते होंगे। इसका सोल्यूशन जो है, क्योंकि वार का कोई सोल्यूशन होता नहीं है। अगर एक दो ग्रुप दो अलाइड अगर वार करे तो उसका सोल्यूशन हम नियर फ्यूचर में नहीं दे सकते हैं। आपका हम लोग जैसे वार देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, कितना किया जाए, इस पे ज़्यादा फोकस होता है कि बशर्ते कि ह्यूमन ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो। जिस तरह से ड्रोन हो, मिसाइल हो, हम लोग देख ही रहे हैं कि डेली किसी न किसी रूप में रशिया यूक्रेन पे डाल रहा है, यूक्रेन भी जो है रशिया पे डाल रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग यही जो भी मैसेज आ रहा है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज है, चाहे पावर प्लांट है, इस एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। ह्यूमन लाइफ बहुत कम होता है। हमको लगता है कि वार का जो है रूप अब चेंज हो गया है, और कितना से कितना इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री अगर कमज़ोर होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफेंस में कमज़ोर हो जाएगा। और जो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे इधर चाइना यूक्रेन चाइना और नॉर्थ कोरिया हो, चाहे रशिया हो, तो फिर ये अपना अपना दबदबा जो है पूरे वर्ल्ड पे वो लागू करेंगे। अब चूंकि वार का जो है स्वरूप चेंज हो गया है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिस कंट्री में ज़्यादा होगा वही ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो रूल करेगा, और वो एग्जिस्ट भी कर पाएगा, या उनके बात को कोई मान भी पाएगा। और जिस तरह से हम लोग ग्रुप भी देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन रहा है, जिससे हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। अब अमेरिका ये नहीं चाहता है कि अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को वो जो है सुरक्षा दे सके। अब वो जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया के बीच में एक जो डील हुआ, इसको भी जो अमेरिका ने अप्रूव कर दिया। अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में उनका जो वर्चस्व पहले था, और सभी कंट्रीज़ को किसी न किसी रूप में लड़ा करके वो अपना फायदा ये उठाते जो थे, मनोज जी चाहे आपने जिस बात का जिक्र किया, साई साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो नया पैक्ट है जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और हम देख रहे हैं पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है, कुल मिलाकर अमेरिका ने कह दिया कि अपना देख लो, हम इससे ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी इंश्योर कर नहीं सकते, हम ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं। अब क्या ये सिनेरियो यूक्रेन में भी आने वाले वक्त में होगा, जहाँ पर अमेरिका ये कहेगा कि अपना देख लो और हम इससे ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तो यूक्रेन के लिए मुश्किल होगी। मोनिका, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। अमेरिका को इजराइल को नॉक करना था, तो ट्रंप साहब उठे बिना पेंटागन के, बिना कांग्रेसनल इंफॉर्मेशन के, एक गुड शो बोल दिया कि मक्का डिफेंस पैक्ट इज अ गुड थिंग, वेरी नाइसली। जो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इजराइल फोकस्ड है, एंड मे बी पार्टली इंडिया फोकस्ड। मक्का पैक्ट, डिफेंस पैक्ट इज नथिंग मोर, इट इज जस्ट अ पैक्ट अगेंस्ट इजराइल। और इजराइल का जो डीपेस्ट अलायंस है वो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है गुड शो, बहुत अच्छा कर दिया। तो दैट गाय हैज गॉट नो सेंस ऑफ सिंसियरिटी या बैलेंसिंग या मैच्योरिटी कि हम किस लीक को फॉलो कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का एक ही काउंटर बैलेंस था, अमेरिका ने दशकों से किया है, साउथ कोरिया। अब वो कल कहता है कि साउथ कोरिया के साथ डिफेंस एंगेजमेंट्स कम करो, राइट, क्योंकि वहां का गोला बारूद इधर भेजना है। आप सोचिए, ग्लोबल ऑर्डर या बैलेंस ऑफ पावर, दोनों में से जिसको भी आप पढ़ना चाहें, वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है इस बेवकूफी की वजह से।
and it is और साहिब becoming a साहब हम ये chaotic नहीं scene. समझ पा रहे कि असल में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी भी बदल जाते हैं। ये मुझे लगता है कि मूड के हिसाब से बदल जाते हैं कि आज सुबह उठकर हमें लग रहा है कि दक्षिण कोरिया का साथ देंगे और कल नॉर्थ कोरिया का। वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से लग नहीं रहा युद्ध थमने वाला है, क्योंकि लगातार हम अग्रेशन देख रहे हैं। और अग्रेशन क्यों ना हो, जिस तरीके से यूक्रेन को तमाम कंट्रीज जो है नेटो कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।